नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी। हमने अपनी लास्ट क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण। सबसे पहले हमने जाना लेखांकन समीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं, कब बनाया जाता है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखे थे हमने, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह समझे थे। आज हम इसको थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। कुछ छोटे छोटे नोट्स के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप अपना स्क्रीन से देख पा रहे हो, सबसे पहले हमने देखा लेखांकन समीकरण का अर्थ। लेखांकन समीकरण का तात्पर्य प्रत्येक स्थिति में संपत्ति की राशि तथा पूंजी एवं दायित्व के बराबर होनी चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी भी कंडीशन में आपका असेट्स और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब एक जो इक्वेशन कल हमने समझी थी, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, असेट्स और कैपिटल दोनों बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट, ये तीनों इक्वेशन कल हमने आपको समझा रखी थी, आपने देख लिया था इन तीनों को। अब इससे रिलेटेड कुछ अलग अलग खाते हैं, 4 से 5 अकाउंट हैं जो कल हमने आपको बताया भी था। आज थोड़ा सा इसका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहला आता है संपत्ति, मतलब असेस्ट। असेस्ट का मतलब होता है जिनका संबंध मूर्त एवं अमूर्त, दो शब्द आते हैं। एक तो होता है मूर्त, वर्ड आया मूर्त, और एक होता है अमूर्त। मूर्त को बोलता है टेंजेबल, अमूर्त को बोलता है इनटेंजेबल। टेंजेबल वो असेस्ट जिसको देखा जा सकता है और जिसे देखा नहीं जा सकता, तो वो सारी असेस्ट होगी जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। और उन्हें भी हम इंक्लूड करेंगे जिनको हम नहीं देख सकते, ना ही टच कर सकते हैं। तो उन सारी असेस्ट लायबिलिटीज असेस्ट को इंक्लूड करते हैं जिसको आप देख सकते हो या उसे आप टच कर सकते हो, मार्केट में बेच सकते हो। लायबिलिटीज की बात करते हैं तो वह ऋण जिसका भुगतान बाह्य पक्षकार को करना होता है। मतलब आपका ऐसा कोई पैसा जो आपके बिजनेस के बाहर किसी को पे करना होता है, उसे हम बोलते हैं लायबिलिटीज। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल। व्यवसाय की संपत्तियों पर व्यवसाय के स्वामी के दावे को प्रदर्शित करता है। मतलब आपके बिजनेस में जितनी असेस्ट है, उस असेस्ट पर एक राइट, एक अधिकार, एक मतलब कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम स्वामी कहते हैं। और स्वामी द्वारा व्यवसाय में लगाया गया धन, जो स्वामी ने बिजनेस में पैसा लगाया है, उसी को रिप्रेजेंट करता है आपका कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड प्रॉफिट्स, माल बेचने, सेवा देने और व्यवसाय के संसाधनों के उपयोग करने से जो धन प्राप्त होता है उसे आय या लाभ कहते हैं। मतलब जहां आपको बिजनेस करने से जो बेनिफिट्स होते हैं उसे हम प्रॉफिट कहेंगे। और आय कमाने के लिए, जो पैसा कमाने के लिए यदि आपने कोई पैसा चुकाया है, क्योंकि जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए आपने कोई एक्सपेंसेस किए, कोई पैसा दिया है, उसे हम धन या सॉरी व्यय या हानि कहते हैं। तो ये छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस हैं। इसके बाद कुछ नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है जो कल मैं बता रहा था। मैंने आपको कल भी कहा था कि कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जिनको हमको समझकर अकाउंटिंग इक्वेशन ट्राई करना होगा। जिसमें सबसे पहला पॉइंट देखा, प्रत्येक व्यवहार से कम 2 खाते प्रभावित होंगे। याद रखिएगा, कंपलसरी है, प्रत्येक व्यवहार से, किसी भी ट्रांजैक्शन से मिनिमम 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक समीकरण में दोनों पक्षों का योग समान रहेगा। जो भी आप इक्वेशन कर रहे हो, दोनों साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, असेट साइड एंड कैपिटल लायबिलिटी साइड, दोनों इक्वल रहती है, हमेशा बराबर रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है उधार खरीदा जाए। याद रखिएगा, यदि हमने उधार खरीदा है तो हमारे लिए एक अकाउंट ओपन होगा क्रेडिटर्स। यदि उधार बेचा है तो हमारे लिए अकाउंट ओपन होगा डेटर्स। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होती है और डेटर्स असेस्ट होते हैं। तो एक हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आपने उधार खरीदा है तब तो आपको डेटर क्रेडिटर्स क्रिएट करने हैं, उधार बेचा है तो डेटर्स क्रिएट करने हैं। यदि कोई खर्च पेमेंट कर रहे हो, खर्चा चुकाया जाए, तो लेखांकन समीकरण में कैश और कैपिटल दोनों में से लेस करेंगे। याद रखिएगा,
यदि आपका कोई खर्च पेमेंट हो रहा है तो आपको कैश और कैपिटल दोनों में से लेस करना है। यदि आय प्राप्त की जाए, यदि कोई पैसा आपने प्राप्त किया है तो आपको कैश और कैपिटल में ऐड करना है। इस बात का भी ध्यान रहे, यदि आपने कोई इनकम रिसीव करी है तो आपको कैश और कैपिटल में ऐड करना है। यदि कोई लाभ होता है, कोई प्रॉफिट हो जाए तो कैपिटल में ऐड करना। याद रखिएगा, लाभ हो रहा है तो कैपिटल में ऐड करना है, हानि हो रही है तो कैपिटल में से लेस करनी है। प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में ऐड, लॉस हो रहा है तो कैपिटल से लेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं लिखा जाता है। बाकी आउटस्टैंडिंग क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे। फिलहाल एक सवाल ट्राई कर लेते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाएगा कि आखिर हमको काम करना कैसे है। आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थर्ड है। पहला दूसरा प्रश्न आपके लिए, आपको होमवर्क दूंगा मैं, बड़े आसान प्रश्न है, छोटे से सवाल है, इसीलिए आपको उनको होमवर्क में दिया जाएगा। बट फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड। प्रश्न में लिखा, मोहित के निम्नलिखित लेन देनों से लेखांकन समीकरण में दिखाइए। देखिए, लेखांकन समीकरण का फॉर्मेट कुछ अलग होता है, अभी बना के आपको समझाएंगे। आपके पास पहला ट्रांजैक्शन लिखा, 1,75,000 से व्यापार प्रारंभ किया। पहले तो हम इसके अकाउंट डिसाइड कर लेते हैं कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आपका ओपन हो रहा है कैश और कैपिटल। हमने इतना तो समझा ही है, जब जर्नल पढ़ाई थी तब इतना तो पता ही है कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं इसका मतलब हमारा कैपिटल ओपन हो रहा है तो अकाउंट ओपन होगा कैश। दूसरी बात, बिजनेस कैश से स्टार्ट किया तो कैश और कैपिटल दो अकाउंट ओपन हो गए। नेक्स्ट है आपका रोहित से माल खरीदा। अब यहां ध्यान रखिएगा, यहां आपके लिए माल के लिए, चाहे माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, आ रहा है जा रहा है, आपको फिक्स एक ही वर्ड यूज करना है, स्टॉक। जर्नल में हम माल को अलग अलग नामों से यूज करते थे, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपका माल चाहे वो खरीदा है, बेचा है, आया है, गया है, किसी भी स्थिति में एक ही वर्ड से लिखा जाएगा, वो होता है स्टॉक। याद रखना, आपका गुड्स ओनली फॉर वन टर्म से ही आपको एडजस्ट करना है, जिसको लिखेंगे स्टॉक। तो पहला अकाउंट होगा हमारा स्टॉक। दूसरा, रोहित से माल खरीदा मतलब उधार खरीदा है। जब किसी व्यक्ति से माल खरीदा है और ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड नहीं दिया हुआ है, कैश नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब उधार खरीदार, उधार खरीदा है तो आपका अकाउंट ओपन होगा क्रेडिटर्स। यहाँ रोहित के नाम से कोई एंट्री नहीं होती है, हम यहाँ एंट्री नहीं कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। हम एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे। इसके लिए आपको जनरल एंट्रीज की तरह अलग अलग अकाउंट नहीं करना है, हमको तो यहाँ पे एक इक्वेशन तैयार करनी है। जैसे इक्वेशन कैसे बनती है मैं यहाँ बना के बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, देखिए इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहता है। बड़े ही ध्यान से समझना है, फॉर्मेट को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका फॉर्मेट ऐसा रहेगा, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, हाँ ठीक है। जिसका फर्स्ट कॉलम होता है एसआर नंबर, दूसरे में लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर आपके पास में आएगा इक्वेशन। ठीक है, अब आपके इक्वेशन को हमको अलग अलग तरह से लिखना होता है, जिसमें आपके पास अलग अलग साइड हैं। जैसे हम इसको थोड़ा सा फिलअप करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया एसआर नंबर, पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे इक्वेशन लिखी हमने, असेस्ट टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये हमारी इक्वेशन है।
असेस्ट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब हम हर ट्रांजेक्शन को देखकर, जैसे अभी हमने ये पहला वाला ट्रांजेक्शन देखा था, फर्स्ट ट्रांजेक्शन से आपके पास दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो होता है कैश और एक हो रहा है आपका कैपिटल। कैश आपकी असेस्ट होती है, याद रखिएगा कैश हमारे लिए संपत्ति है, तो हम यहाँ पे संपत्ति पक्ष में लिखेंगे, असेस्ट साइड में लिखेंगे, पहला कॉलम होगा हमारा कैश, फर्स्ट कॉलम होगा हमारा कैश, समझने की कोशिश करना। दूसरा आपका होगा, यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा अकाउंट है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटीज होती है, तो लायबिलिटीज होती है इसलिए आपको उसको बराबर के इधर लिखना है, बराबर के, जैसे ये आपका बराबर है तो बराबर के उधर लिखा जाएगा। तब तक के हम पहले ये देखते हैं कि पूरे सवाल में हमारे पास असेस्ट कौन कौन सी हो रही है, उनको पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में एक ही असेस्ट आ रही है आपकी कैपिटल कैश। दूसरा ट्रांजेक्शन देखा, रोहित से माल खरीदा, माल मतलब स्टॉक, और स्टॉक हमारे लिए असेस्ट होता है, स्टॉक असेस्ट होता है, इसलिए आप स्टॉक को लिखोगे असेस्ट साइड में, सेकंड कॉलम बनाया हमने स्टॉक, सेकंड कॉलम बनाओगे स्टॉक। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज होती है आपके लिए, क्रेडिटर्स को हम लायबिलिटीज लिखते हैं, तो आपको लायबिलिटी साइड दिखाना है। फिलहाल अभी आपको इसको छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट आगे देखते हैं। मनीष को उधार बिक्री, मनीष को आपने उधार माल बेचा है। देखिए आप मनीष को उधार बेच रहे हो, तो बेचा क्या आपने, माल, माल बेचा, इसका मतलब आपका माल के लिए हम लिखते हैं स्टॉक, माल के लिए हम लिखते हैं स्टॉक। और उधार बेचा है, जब हम उधार बेचते हैं तो हमारा अकाउंट ओपन होता है डेटर्स, जब हम खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स, और बेचते हैं तो हमारा अकाउंट ओपन होता है डेटर्स। तो हम डेटर्स हमारे लिए असेस्ट होता है, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, डेटर्स असेस्ट होती है, तो असेस्ट साइड में एक कॉलम और खोल लेंगे जिसको लिखेंगे हम डेटर्स। नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा डेटर्स का। बेटा देखिए आपको ये कॉलम स्टार्टिंग में बना लेने हैं, प्रश्नों को पढ़कर समझते हुए आपको अलग अलग कॉलम तैयार करने हैं। फिर आपको लिखा है कार्यालय में फर्नीचर, कार्यालय प्रयोग के लिए फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर और कैश दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं आपके पास, एक तो हो रहा है फर्नीचर और एक हो रहा है आपका कैश। तो पहला अकाउंट है फर्नीचर, जो अकाउंट एक बार आपने बना लिया वापस नहीं खोलना होता है। हर ट्रांजैक्शन से मिनिमम दो अकाउंट इफेक्टिव होते ही है, आपने एक बार अकाउंट खोल दिया तो दूसरा नहीं खोलना होता है। आप कैश ऑलरेडी खोल चुके हो तो आप वापस नहीं खोलना। अब हम यहाँ पे खोलेंगे फर्नीचर, कैश और दूसरा खोलना है आपको फर्नीचर, ठीक है। तो हमने फर्नीचर का कॉलम बना लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले ट्रांजैक्शन में आपको कहता है मनीष से रोकड़ प्राप्त किया, मनीष मतलब हमारा डेटर्स था, मनीष हमारा डेटर्स था जिसको हमने ऑलरेडी पहले से खोल चुके हैं। रोकड़ प्राप्त किया तो कैश भी खुला हुआ है, मतलब हमारे पास डेटर्स भी है और कैश भी है, तो अलग से आपको वापस कॉलम खोलने की आवश्यकता नहीं है। किराया हमारे लिए खर्चा है, और जब कोई खर्च होता है तो उसे आप कैश और कैपिटल दोनों में से लेस करते हो, तो हमारे पास कैश भी खुला हुआ है, कैपिटल भी खुला हुआ है, कैश और कैपिटल दोनों खुले हुए हैं, इसीलिए आपको अलग से खोलने की जरूरत नहीं है। कैश एंड कैपिटल दोनों खुले हुए हैं, इसीलिए आपको अलग से खोलने की जरूरत नहीं होंगे। आया समझ में? अब आप और ट्रांजैक्शन देखोगे, आहरण किया, आहरण का मतलब होता है ड्राइंग। जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो कैश में से किया है और कैपिटल में से एडजस्ट करना, तो इसके लिए भी हमारे पास सारे कॉलम खुले हुए हैं। अब हम लायबिलिटी साइड में जो कॉलम बाकी बचे हैं वो लायबिलिटी साइड में खोलेंगे, लायबिलिटी साइड में ओपन करेंगे। समझने की कोशिश करना बेटा, ये समझ में आ रहा है मैं क्या करवा रहा हूं? लायबिलिटी साइड में कॉलम ओपन होगा हमारा, पहला होगा कैपिटल और दूसरा होगा क्रेडिटर्स अकाउंट। पहला है हमारा कैपिटल और दूसरा है क्रेडिटर्स अकाउंट। ध्यान से समझना, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। और सेकंड पॉइंट, सबसे मेन बात इसका ये है कि एग्जाम में आता ही है, 100% आता है। एक तो क्या होता है कि मतलब इस
चैप्टर में से एक प्रश्न फिक्स है, 100% आएगा ही आएगा। आपको इस फॉर्मेट में इस सवाल को हल करना। अब हल करना कैसे वो समझिएगा। हम एक एक ट्रांजेक्शन को वापस समझते हैं। सबसे पहले आपने लिखा नकद से व्यापार प्रारंभ किया। अब मैं जो आपसे पूछूं उसका जवाब दीजिएगा। क्या जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश आती है या जाती है? मेरा आपसे प्रश्न है, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे कैश आएगी या जाएगी? जाएगी। आएगी। आए हाँ, जो आपका स्वामी है वो कैश लेके आएगा। कैश लेकर आ रहा है मतलब आपके पास कैश आ रही है। अमाउंट है 1,75,000, तो आप कैश में दिखाओगे 1,75,000। जितना कैश होगा उतनी की उतनी आपकी कैपिटल भी होगी, 1,75,000। जितना कैश था उतना का उतना कैपिटल भी होता है, क्योंकि जो कैश आई है आखिर आपके प्रोप्राइटर ने आपको कैश दिया है, मतलब जितना कैश होगा वही कैपिटल होगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। अब मेरा सेकंड प्रश्न, रोहित से माल खरीदा। हमने लिखा है रोहित से माल खरीदा। सेकंड लिखेंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहित। अब जब हम माल खरीदते हैं, देखो रोहित से माल खरीदा उधार है, उधार होता है तब क्या कैश इफेक्टिव होगी या नहीं होगी? जब आपने माल उधार खरीदा है तो कैश इफेक्टिव होगी या नहीं होगी? कैश नहीं होगी। वेरी नाइस, नहीं होगी मतलब डैश कर दीजिए। अब स्टॉक, कैश सॉरी माल खरीदने पर स्टॉक, माल बढ़ेगा या घटेगा? जब भी हम माल खरीदते हैं तो स्टॉक इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। 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 स्टॉक बढ़ेगा। अमाउंट है आपका 50,000, तो स्टॉक में लिखोगे 50,000। अब ये माल हमने उधार खरीदा है। उधार खरीदा मतलब क्रेडिटर्स में आपके 50,000। क्रेडिटर्स का मतलब होता है मांगने वाले लोग तैयार हो गए। जैसे ही आपने उधार खरीदा लोग आपके मांगने वाले क्रिएट हो गए, मतलब हमको 50,000 रुपए देना बाकी है। अब हम इसके लिए दो ट्रांजेक्शन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक लाइन खींचना है। दो ट्रांजेक्शन करने के बाद क्या काम करना है? एक लाइन खींचोगे, फुली लाइन खींचना है, पूरा लाइन खींचना है। यहाँ पे आपको एक लाइन खींचनी है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। एक पूरी लाइन खींचोगे यहाँ से, हाँ पूरा ट्रांजेक्शन तक यहाँ पर एक लाइन खींच दिया, ठीक है। और अब नेक्स्ट आगे लिखोगे न्यू इक्वेशन। यहाँ आपको लिखना है नया समीकरण, न्यू इक्वेशन। अब हमको बनाना है न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन का मतलब होता है यहाँ से आप दोनों को एडलेस करोगे, यहाँ पर 1,75,000 एज इट इज लिखना होगा, सेम 50,000 यहाँ कोई नहीं आया, 1,75,000 और 50,000। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। आप देख पा रहे हो दोनों साइड का टोटल बराबर है। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखोगे, आपको लिखा मनीष को उधार बिक्री। आप मनीष को उधार माल बेच रहे हो, लागत मूल्य 17,500, मतलब कॉस्ट आपको, आपके पास माल का वैल्यू था 17,500, आपने उसको 20,000 में बेचा है। हमने उसको कितने में बेचा? 20,000। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि 17,500 रुपए का माल 20,000 में बेचा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट। वेरी नाइस। कितना प्रॉफिट हुआ? आपको कितना प्रॉफिट हुआ भाई? 17,500 का माल था, 20,000 में बेचा है, प्रॉफिट कितना होगा? 25%। 2,500। हमारा प्रॉफिट आ गया 2,500, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहली बात हम यहाँ लिखते हैं थर्ड पॉइंट, गुड्स सोल्ड टू मनीष। हाँ, अब आपने उधार माल बेचा है तो आपके कैश पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं,
भाई जब हम उधार बेचते हैं तो कैश ना तो आएगी ना जाएगी। मुझे बताओ, आपने माल बेचा है तो स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? स्टॉक में माल आ रहा है या जा रहा है? घटेगा। घटेगा। वेरी नाइस। अब 17,500 रुपए का माल था, 17,500 रुपए का माल था, आपने 20,000 में बेचा है, तो माल आपका 17,500 का है। माल कितने का है? 17,500 का है। तो अपने यहाँ से माल कम हो गया 17,500 रुपए। जितना माल घटा है उसी को लिखना है और उसको ब्रैकेट में बताना है। ब्रैकेट बताने का मतलब होता है कि आपका माल जा रहा है, कम हो रहा है। एक्चुअली कॉस्ट यहाँ से लेस करनी है। एनी डाउट? अब आपने उस माल को 20,000 में बेचा है, मनीष को बेचा है, तो उधार बेचा 20,000, डेटर्स में आ गए आपके 20,000 और 2,500 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है, लॉस लेस होता है, प्रॉफिट ऐड होता है। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए? यस आपका सर। माल कम हो गया तो स्टॉक में से आपने लेस कर दिया, डेटर्स में ऐड कर लिया और कैपिटल में ऐड कर लिया। अब हम फिर से वही काम करेंगे, न्यू इक्वेशन तैयार करेंगे। हम यहाँ पे बनाएंगे न्यू इक्वेशन, लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन। ठीक है, आपको लिखना है न्यू इक्वेशन। अब आप देखोगे यहाँ तो 175 सेम ऐसा का ऐसा रहेगा। अब टोटली गुड्स आपके पास 50,000 का था, जिसमें से 17,500 का माल बेच दिया। पीछे कितना बचा? 50 माइनस 17,500 लेस करो, पीछे कितना बचता है? कितना बचेगा? 32,500। जहाँ 20,000 एज इट इज आ गया, ये हो गया आपका 1,77,500। देखो बेटा, कैलकुलेशन आपको करना है, आप लोग मेरे साथ का साथ ट्राई करते रहिएगा। अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे, नंबर 4। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका कार्यालय प्रयोग में फर्नीचर खरीदा। हमने एक फर्नीचर खरीदा है, हम यहाँ लिखते हैं फर्नीचर परचेज्ड। अब मुझे ये बताओ, जब भी आप फर्नीचर खरीदोगे तो कैश आएगी या जाएगी? कैश में खरीदा है, जाएगी। कितना खरीदा है? 10,000। तो कैश आएगा जाएगा? जाएगा। जाएगा। मतलब आपके यहाँ से कैश बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कम होगी। तो कम होने के लिए आपको यहाँ से लेस करना है 10,000। स्टॉक पे कोई इफेक्ट होगा क्या? नो। यस सर, होगा। नहीं, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर खरीदा है हमने। यदि माल खरीदा होता तो स्टॉक में आता, बट हमने तो फर्नीचर खरीदा है, तो हमारे स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ही डेटर्स पे होगा। डायरेक्टली आपको फर्नीचर में ऐड करना है, बाकी इनमें कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। क्लियर? कैश जा रही है, यस सर। कैश में से लेस कर दिया, फर्नीचर आ रहा है इसलिए फर्नीचर में ऐड कर लिया। अब यहाँ आप एक न्यू इक्वेशन फिर से तैयार करोगे। देखो बेटा, यही काम करना, हर इक्वेशन के बाद आपको एक नया समीकरण तैयार करना होगा। हर इक्वेशन के बाद आपको एक न्यू इक्वेशन तैयार करनी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में आ गई आपकी 1,75,000 में से 10,000 गया, 1,65,000। ये सेम वैल्यू है 32,500 रुपए। यहाँ 20,000, ये 10,000, 77,500 और 50,000। अगला ट्रांजेक्शन देखोगे, रोहित को पूर्ण भुगतान नकद दिया। आपने रोहित को फुली पेमेंट कर दिया है, अनावश्यक रूप से अपना ऑडियो स्टार्ट नहीं रखना है। रोहित को आपने पूर्ण भुगतान, देखिए पूर्ण भुगतान का मतलब होता है आपने उसका पूरा पैसा दे दिया। अब रोहित आपके 50,000 मांग रहा था, आपने उसको 48,500 रुपए दे दिया और कह दिया फुली पेमेंट है, अब मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? बंदा आपके मांग रहा था 50,000, आपने उसे 48,500 रुपए दे दिया है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? आपने कम दिया ज्यादा दिया? कम दिया। कम दिया है ना। जब हम कम दे रहे हैं तो ऐसे में
आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हुआ? 500 रुपीज। हाँ 1500। 1500। हाँ 1500 रुपए का प्रॉफिट होगा आपका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो नरेशन में बेटा अपना ऑडियो अनावश्यक रूप से बंद कीजिए, पास में आप बात कर रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे हम कैश पेड टू रोहित एज फुली सेटलमेंट। हाँ अब मुझे बताओ, आप रोहित को पैसा दे रहे हो, कैश आएगी या जाएगी? जब हम पैसा दे रहे हैं तो कैश आएगी या जाएगी? जाएगी। वेरी नाइस। कितनी कैश जा रही है अपने यहाँ से? हमने रोहित को कितना पैसा दिया है? 48,500। मतलब हमारे यहाँ से कैश जाएगी 48,500। और स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं, डेटर्स पे कोई नहीं, कैपिटल में। अब हमें प्रॉफिट हुआ है 1500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, इसलिए आप ऐड करोगे 1500 रुपए कैपिटल में, और बाकी आपने रोहित को पूरा पैसा दे दिया, तो रोहित के अंदर से हमने 50,000 पूरा का पूरा लेस कर देंगे, ताकि वो हमारे आगे कोई पैसा नहीं मांग रहा। नेक्स्ट अगला समीकरण तैयार करते हैं। समझ में आ गया ये कैसे मैंने किया? बेटा रिप्लाई दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे। आपको ये नोटबुक में लिखना भी है, इस बात का ध्यान रहे। आपको दो अलग अलग नोटबुकें तैयार करनी है, एक नोटबुक में आपको प्रैक्टिस करना है, एक में आपको कॉन्सेप्ट लिखना है। इससे पहले जो हमने अभी बोर्ड से समझाया था वो सारा कॉन्सेप्ट था, उसको लिखने के लिए अलग नोटबुक यूज करनी है, और ये सवाल करा रहे हैं उसके लिए अलग नोटबुक यूज करनी है। फिलहाल अब हम नेक्स्ट न्यू इक्वेशन तैयार करेंगे। यहाँ पे न्यू इक्वेशन लिखते हैं। वन लाख 65,000 में से आपका 48,500 लेस हो गया, पीछे कितना बचा? 1,16,500। बहुत बढ़िया, सही है। 1,16,500 रुपए, वेरी नाइस। नेक्स्ट आगे वाला देखते हैं। तो 32,500 बिना किसी चेंज सेम वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 10,000। यहाँ देखोगे तो 1,77,000 में 1,500 रुपए ऐड करने हैं। 1,77,000 प्लस 1,500 कितना हुआ? 1,79,000। 1,79,000। और यहाँ देखोगे तो यहाँ जीरो, दोनों में से लेस हो गया, इसीलिए। अब हम अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। मनीष से रोकड़ प्राप्त किया। ध्यान से समझना, मनीष से रोकड़ प्राप्त किया। आप लिखोगे नेक्स्ट कैश रिसीव्ड। बेटा इससे आगे हम अपनी अगली क्लास में देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोटबुक में लिख दीजिएगा। इस सवाल को हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। वैसे क्या क्लास पूरी हो गई है, बेल लग गई है, इसलिए हम अगली क्लास में इसको देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट आगे वाली क्लास में देखते हैं। ठीक, थैंक यू। यस सर।